लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा है। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि भारत के लोग किसी भी तरह से तुरंत इसी समय ईरान छोड़ दें। इससे यह पता चलता है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। इस समय ईरान में लगभग 10,000 से ज्यादा भारत के लोग रहते हैं और भारत सरकार ने इनकी मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आपका कोई जानने वाला ईरान में रहता है, आपका परिवार का कोई सदस्य ईरान में रहता है, तो ईरान में भारतीय दूतावास के जो हेल्पलाइन नंबर हैं ये आप या तो नोट कर लीजिए और या इनका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर आप आपके जो भी जानने वाले हैं जो ईरान से कोई ना कोई संबंध रखते हैं उन्हें आप भेज सकते हैं अगर उन्हें किसी मदद की आवश्यकता है तो भारत सरकार का यह कहना कि भारत के जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो तुरंत ईरान को छोड़ दें, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि ईरान में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका के एक थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका ने अपनी वायुसेना का लगभग 40 से 50% हिस्सा अब मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। आप इसका मतलब समझिए कि अमेरिका की आधी एयरफोर्स इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका की तैयारी वर्ष 1991 और वर्ष 2003 के इराक के युद्ध से भी कहीं ज्यादा बड़ी है इस बार, और यह तैयारी लगातार बढ़ रही है। उनके सैनिकों की संख्या, उनके युद्ध पोतों की संख्या, उनके हथियारों की संख्या, उनके फाइटर जेट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे यही संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ एक बार हवाई हमला किया था और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 250 से ज्यादा एडवांस्ड F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स इस समय तैनात कर दिए गए हैं और इनके साथ ही अवाक्स एयरक्राफ्ट भी हैं जो अपने रेडार से आसमान में दूर तक निगरानी कर सकते हैं, जबकि ईरान के पास लगभग 200 फाइटर जेट्स हैं इसके जवाब में और उनमें से एक भी आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ईरान की जो एयरफोर्स है और अमेरिका की एयरफोर्स, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ईरान की एयरफोर्स अमेरिका के सामने काफी कमजोर है और उनके पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं और उनकी भी सर्विसिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। C-130 हरक्यूलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट भी उनमें शामिल है। इसके साथ ही परमाणु विस्फोट का पता लगाने वाले कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका द्वारा। अब आपको मानचित्र पर दिखाते हैं कि अमेरिका के वॉरशिप्स इस समय कहां कहां पर तैनात किए गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा बेड़ा अभी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये भी वहां पर तैनात है। ये भी मिडिल ईस्ट के बहुत करीब है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही अमेरिका के 10,000 से ज्यादा नौसैनिक इस समय तैनात हैं और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इस समय ग्रीस पहुंच चुका है और यहां से मिडिल ईस्ट बहुत ही करीब है। पर्शियन गल्फ में कई और वॉरशिप्स भी तैनात हैं जो ईरान के आसपास हैं या फिर बहुत जल्द ईरान तक पहुंचने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर दिए गए हैं और ये ईरान के किसी भी संभावित मिसाइल हमले को हवा में ही मार गिरा सकते हैं। अब तक अमेरिका के 40,000 सैनिक ईरान की सीमा के आसपास मौजूद हैं और सैन्य रणनीति के इसकी एक बड़ी मशहूर कहावत है जो कहती है अमेच्योर्स स्टडी टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स स्टडी लॉजिस्टिक्स। यानी जिन्हें युद्ध का अनुभव नहीं होता वो सिर्फ रणनीति पढ़ते हैं, जबकि जो युद्ध के अनुभवी लोग होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अपने हथियार, गोला बारूद और संसाधनों से इसकी तैयारी करते हैं और अमेरिका इस समय वही कर रहा है और उसने अपनी सप्लाई लाइन को बहुत मजबूत कर लिया है। पिछले 1 महीने में अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 160 से ज्यादा फ्लाइट्स हो चुकी हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना इस बात का सबूत है कि ईरान पर हमला अब लगभग तय है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने
लॉजिस्टिक्स की तैयारी के बिना ही सोवियत संघ के एक बड़े हिस्से पर हमला कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन उनकी सप्लाई चेन्स जो हैं, सप्लाई लाइंस जो थीं, वो उस समय मजबूत नहीं थी और यही हिटलर की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। एक और दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2003 में इराक युद्ध के समय अमेरिका ने अपने लगभग 2.5 लाख सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया था, लेकिन इस बार अमेरिका अपनी वायु सेना को तैनात कर रहा है, अपनी थल सेना को नहीं। इससे यह पता चलता है कि पिछले 23 वर्षों में युद्ध का तरीका बदल चुका है और अमेरिका इस बार एक अलग रणनीति पर काम कर रहा है। इस बार अमेरिका ईरान पर मुख्य रूप से हवाई हमले शायद करेगा और एक बड़ा उसका कारण यह है कि इससे पहले जब जब अमेरिका ने जमीन पर कोई युद्ध लड़ा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो और चाहे इराक हो, हर बार अमेरिका की जो फौज है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका ने इस बार अपने नए टैक्टिक्स इस्तेमाल करने का सोचा हो और उसने ये सोचा हो कि हम जमीन पर कम सैनिकों को उतारेंगे, लेकिन ज्यादातर हमले हम एयरफोर्स से करेंगे, यानी हवा से करेंगे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत ने यह कहा है कि वो हैरान हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जबरदस्त सैन्य ताकत होने के बावजूद भी ईरान ने अब तक ये क्यों नहीं कहा कि वो परमाणु बम बनाना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चाहे अमेरिका का हमला छोटा हो या बड़ा, ईरान इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और फिर इसका करारा जवाब देगा। यानी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने अपनी आधी एयरफोर्स ईरान के आसपास तैनात कर दी है। I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. ما هیچ نفعی در ادامه دار شدن مذاکرات نداریم. مذاکره‌ای برای ما سودمند هست که منتج به نتیجه بشه. مردم ما در معرض فشارها و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای هستند که به بهانه موضوع هسته‌ای علیه ایران وضع شده. بنابراین عقل و منطق و اخلاق حکم می‌کنه که ما هر چه زودتر بتوانیم برای دفع این تحریم ها اقدام بکنیم. अमेरिका के शुरुआती हमले ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व, ईरान की सेना के मुख्यालय, न्यूक्लियर साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर हो सकते हैं। इसीलिए अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी तय कर दिए हैं। एक नहीं 3। पहले हैं अली लारिजानी, जो खामनेई के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं। दूसरे उत्तराधिकारी उनके हैं मोहम्मद बाघेर, जो इस समय ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं। और तीसरे हैं ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी। खामनेई ने यह भी कहा है कि सेना के बड़े कमांडर और बड़े अधिकारी भी अपने अपने पद के लिए 4 संभावित उत्तराधिकारियों के नाम अभी से तय कर लें। यह तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि युद्ध होने या फिर इनमें से किसी के मारे जाने के बाद भी ईरान की सत्ता और वहां की सेना का जो सिस्टम है वो पहले जैसा ही काम करता रहे। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि वहां के सुप्रीम लीडर अब अपने उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं कि मेरे बाद कौन आएगा, और अगर वो भी नहीं रहे तो उनके बाद कौन आएगा। इसलिए 3 उत्तराधिकारी खामनेई ने अपने तय कर दिए हैं। ये अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि ईरान अब बहुत बड़े स्तर पर इस युद्ध के बारे में सोच रहा है, तैयारी कर रहा है, और वो जानता है कि कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने अपने सरकार के बड़े अधिकारियों को, अपनी सेना के बड़े अधिकारियों को भी ये कहा है कि वो भी अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो अपने उत्तराधिकारी अभी से तय करके जाए। ईरान की सीमा पर अमेरिका की सेना तैनात है और दूसरी तरफ आज भी ईरान की राजधानी तेहरान सहित वहां के कई शहरों की यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इन छात्रों ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ नारे लगाए और ईरान के निर्वासित नेता रजा पहलवी का समर्थन किया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एक पैरामिलिट्री फोर्स ने
तेहरान में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट की और ये फोर्स सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को रिपोर्ट करती है। तो आपने ये अमेरिका की तैयारी देख ली कि अमेरिका किस प्रकार से इस समय तैयारी कर रहा है। अमेरिका के साथ युद्ध की ये तैयारी ईरान भी कर रहा है। ईरान ने पिछले साल दिसंबर में रशिया के साथ 5,350 करोड़ रुपए में एक एडवांस्ड मिसाइल खरीदने की डील की थी और इस मिसाइल का नाम है वर्बा। और ईरान ऐसी 2,500 मिसाइल्स अब खरीद रहा है और ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जिसे कोई भी सैनिक अपने कंधे पर रखकर आसमान में 6 किलोमीटर की दूरी तक किसी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिरा सकता है। लेकिन इस डील के मुताबिक ये मिसाइल वर्ष 2027 से ही ईरान को मिलेगी, जबकि इस मिसाइल की जो जरूरत है ईरान को वो अभी है, यानी 2026 में। और तो ईरान भी, जो भी उसके पास इस समय हथियार हैं, जैसी भी उसकी अपनी खुद की एयरफोर्स है और उसके जो मित्र देश हैं वो उसे क्या मदद कर सकते हैं, उसके मित्र देश हैं जैसे चीन, जैसे रशिया, वो क्या मदद कर सकते हैं, कौन कौन से हथियार इस समय दे सकते हैं, इन सारी बातों पर ईरान की सेना और सरकार इस समय चर्चा जरूर अपने मित्र देशों से कर रही होगी। लेकिन अमेरिका ने जो तैनाती कर दी है अब ईरान के आसपास, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका लगभग युद्ध के बहुत करीब पहुंच गया है। और ये खबरें तो हम आपको लगातार दे ही रहे हैं कि ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। आप भी कहते होंगे कि लगातार कितने दिन से यही चल रहा है कि युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन आज सबसे पहले आपको ये जो खबर हमने दिखाई है वो इस एडवाइजरी की वजह से दिखाई है जो भारत सरकार ने आज जारी की है। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे आपको पढ़कर बताता हूँ। ये एडवाइजरी कहती है कि ईरान में जो भी छात्र या पिलग्रिम्स या बिजनेस को लेकर या पर्यटक भारत के इस समय हैं, उन्हें ये सुझाव दिया जाता है कि वो ईरान को तुरंत, जो भी उनके पास साधन उपलब्ध हैं, तुरंत वो ईरान को छोड़ दें और कमर्शियल फ्लाइट्स वो ले लें, या उनके पास जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, ये भारत के जो लोग हैं ये तुरंत ईरान को छोड़ें। ईरान में जो भारत का दूतावास है उससे तुरंत वो संपर्क करें। और इसीलिए भारत सरकार ने ये हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। इससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी ये जानकारी जरूर मिली होगी कि वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और अब भारत के लोगों का ईरान में और ज्यादा रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।